जय हिंद मित्रों, आपका स्वागत है। मैं मनोज सिंह तोमर आपके सामने फिर। जैसा कि आपको पता है, प्रतिदिन हम लोग इस वक्त भारतीय संविधान तथा राज व्यवस्था पे चर्चा कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। सॉरी। लेकिन सभी मित्रों से जो हमें देख रहे हैं, जो स्पेस से जुड़ रहे हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हम लोग अपनी बात ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक पहुंचाएं। ये सारी सुविधाएं निःशुल्क हैं, जैसा कि आजकल आप देख ही रहे हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ने पढ़ाने की सामग्री मिल रही है। तो सामान्य रूप से मेरी व्यस्तता तो ऑफलाइन में ही ज्यादा होती है, लेकिन मेरा भी एक प्रयास है कि बच्चों को निःशुल्क कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं की जो चीजें हैं वो उपलब्ध हो जाएं तो बड़ा ही अच्छा होगा। तो ढेर सारे मित्रों का जुड़ाव है और उनका संदेश प्राप्त होता है, अच्छा लगता है। तो इसी कड़ी में आगे हम लोग बढ़ेंगे। गंभीर एक विषय पे चर्चा होनी है, लेकिन एक निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे मित्र जुड़े। बाय द वे, अगर यह लेक्चर आपका छूट जाता है, इस समय आपकी व्यस्तता है, आप उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो वीडियो यहाँ रहेगा ही, लेकिन एक यूट्यूब चैनल है आर्या कैरियर पॉइंट के नाम से, वहां जाइएगा। थोड़ी देर के बाद ये ऑनलाइन की जो भी वीडियो है वहां अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज हम लोग एक गंभीर विषय की शुरुआत करेंगे। समीक्षा भी करनी है, थोड़ा आपकी अवधारणाएं भी स्पष्ट करनी है। हाँ, कुछ मित्र हमारे सामने भी बैठे हैं क्लास में, तो उनसे भी बात करनी है। तो जो भी मित्र जुड़े हैं, वो संख्या जो भी हो, आप अधिक से अधिक शेयर करें। हम शुरुआत करते हैं। आज जैसा कि आपने देखा, हम लोग अपने संविधान पे प्रभाव की चर्चा कर रहे थे कि हमने अपना संविधान बनाया, एक लिखित संविधान बनाया, निर्मित संविधान बनाया, ये सब आपने पढ़ा। लेकिन हमारा जो संविधान बना वो किन परिस्थितियों में बना, भारत स्वतंत्र हुआ तो किन परिस्थितियों में हुआ, आज यही सब विषय पे चर्चा करनी है। तो मेन मुद्दा आज है हम लोगों का जो टॉपिक जिस पे बात करनी है वो ये कि भारत कैसे स्वतंत्र हुआ और किस प्रकार संविधान सभा की जो हमारी मांग है वो मान ली गई और भारत में एक संविधान सभा का निर्माण हुआ जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया। सॉरी। तो कैसे भारत के संविधान का निर्माण हुआ, इस विषय पे हम आपसे थोड़ा बात करते हैं। जैसा कि इतिहास का थोड़ा सा उलझाव है, संवैधानिक विकास पे जब आप चर्चा करेंगे तो डेफिनेटली कुछ न कुछ हिस्सा हमारे संविधान का यहाँ पे ऐसा है जो इतिहास में जाके तलाशना पड़ता है। तो थोड़ा इतिहास की ओर चलेंगे। कैसे भारत को स्वतंत्र करने की स्थितियां उत्पन्न हो गई, कैसे भारत स्वतंत्र हो गया और किस प्रकार हमें संविधान बनाने की अनुमति मिल गई और कैसे संविधान सभा की डिजाइन बनी। तो इसके दो पार्ट में हम चर्चा करेंगे। आज एक पार्ट पे और फिर देखते हैं कल, अगर समय मिलता है तो कल, नहीं तो परसों फिर अगले पार्ट पे हम आपसे चर्चा करेंगे। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है 1885, वहां से कुछ भारतीयता की, कुछ भारतीयों की मांगों की, कुछ हमारे विचारों की समझ के लिए एक प्लेटफॉर्म बना। कांग्रेस की स्थापना ही क्यों हुई, ये इतिहास में अगर जाके देखें तो ये तो विशुद्ध रूप से जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, उनके दिमाग की उपज थी। सोचने वाली बात यह है कि आखिर कांग्रेस की स्थापना को अंग्रेजों ने क्यों कराया और वो भी जो वायसराय थे उन्होंने क्यों कराया। तो बहुत सिंपल सी बात है जिसको आपको समझना होगा। एक धोखा उनको मिल चुका था अंग्रेजों को 1857 में, और अब वो नहीं चाहते थे कि आगे भी कुछ ऐसी परिणतियां हों। तो बड़े चालाक लोग थे ना बेटा, चालाकी ना होती तो इतने दिनों तक भारत पे शासन कैसे कर लेते। तो उनकी चालाकी जरा सा देखना था। तो पढ़ते हैं आप इतिहास में कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई उसमें एक सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा है। देखो, ये बड़ा जरूरी है कि सामने वाला कितना गुस्सा है, उस गुस्से के स्तर को हम पता करें। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है कि सामने वाला कितना गुस्सा है,
तो उसके आक्रोश की सीमा जब एक लेवल से अधिक बढ़ जाएगी तो आपके लिए बड़ा घातक हो जाएगी। और अंग्रेजों के साथ ऐसा ही हुआ 1857 में। तो वो ये चाहते थे कि आइंदा अब ऐसी कोई गलती ना होने पाए। भारतीयों का गुस्सा, भारतीयों का आक्रोश, भारतीयों की सोच, इनकी जो मांग है वो हमें सुनाई देती रहे। इसका अभिप्राय यह नहीं था कि वो भारतीयों की मांगों को मानने के लिए तैयार थे। इसका अभिप्राय बस यह था कि वो ये चाहते थे कि भारतीय जो कुछ कह रहे हैं जरा हम सुने, और जब हम सुनेंगे तो समझेंगे कि इसको मानना जरूरी है या नहीं है, ये फैसला हम करते रहेंगे। इसलिए उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कराई, और जाहिर सी बात है एक प्लेटफॉर्म दे दिया, एक मंच दे दिया, महत्व भी बहुत ज्यादा देने लगे। इतिहास में जाके देखिए कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस देने लगे वायसराय वगैरह तत्कालीन कांग्रेस को। तो कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य भारतीयों की भलाई नहीं थी। मुझे लगता है कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य सिर्फ यह था कि भारत में जो आक्रोश हो रहा है, भारत में जो डिमांड हो रही है, भारतीयों की जो सोच हो रही है, उसके लिए एक माइक उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि वो जोर से चिल्लाएं तो आवाज हमें भी सुनाई दे, और फिर हम ये फैसला करेंगे कि आगे करना है, क्या करना है। तो कांग्रेस की स्थापना कैसे कैसे हुई, क्या क्या हुई, इतिहास की विषय वस्तु है, इतिहास में अध्ययन करिएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि तमाम आंदोलन हुए, क्रांतिकारी आंदोलन हुए, गांधी जी ने आंदोलन किया, सबने किया, और सबका उद्देश्य एक ही था कि भारत को किस तरह से स्वतंत्र कराया जाए। लेकिन आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि भारत को स्वतंत्र कराने में जो हमारे घरेलू आंदोलन वगैरह थे, इनकी तो जो भूमिका थी वो थी ही, उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन भारत को स्वतंत्र कराने में मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो हिटलर की थी। अगर आप देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध ने ही वो पूरी की पूरी परिवेश उत्पन्न कर दिया, पूरा का पूरा बैकग्राउंड क्रिएट कर दिया, जिसके आधार पे भारत स्वतंत्र हुआ। तो थोड़ा सा द्वितीय विश्व युद्ध पे बात आपसे करनी है, फिर हम आते हैं आखिर भारत स्वतंत्र कैसे हुआ, परिणति कैसे बनी, स्वतंत्रता की राह कैसे प्रशस्त हो गई। तो एक बात ध्यान रखना, ये सत्य, अहिंसा और फलाना और ढिमाका के आधार पे हम स्वतंत्र तो नहीं ही हुए। हाँ, इतना तय जानिए कि स्वतंत्र कराने की दिशा में एक पहल जरूर रही होगी, इसको मैं मना नहीं करता, लेकिन इस आधार पे भारत स्वतंत्र नहीं हुआ। भारत से हमने अंग्रेजों को खदेड़ दिया, भारत से हमने अंग्रेजों को भगा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्र किया। हाँ, स्वतंत्र करने की उनकी क्या मजबूरियां रही होंगी, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर हम आते हैं संविधान सभा के निर्माण की तरफ। देखिए 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और इतिहास गवाह है बेटा, जब जब विश्व युद्ध हुए हैं या बड़े स्तर पे कोई लड़ाइयां हुई हैं, पूरी दुनिया में बड़े परिवर्तन होते हैं। अभी भी आप देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। कहने के लिए रूस यूक्रेन का युद्ध है, सही मायने में तो ये रूस और नाटो के विरुद्ध लड़ाई है। अगर आप प्रत्यक्ष रूप से देखें तो चल रही है, पूरा विश्व परिदृश्य बदल रहा है ना, बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ सिनेरियो चेंज होगा। द्वितीय विश्व युद्ध में 70 देशों ने भाग लिया, 10 करोड़ सैनिकों ने इसमें हिस्सा लिया, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 5 करोड़ से अधिक जानें चली गई। ये बहुत बड़ा युद्ध हुआ, और जाहिर सी बात है कि ये युद्ध जो हुआ उसमें दो धड़ों में दुनिया बटी, दो लोग लड़ाई करते रहे, हिटलर के विरुद्ध जंग हो गई, क्या क्या हुआ वो सब इतिहास की विषय वस्तु है। लेकिन एक बात कि मित्र राष्ट्रों की विजय हो गई, जीत गए ये लोग। जब भी कोई युद्ध होगा, जब भी कोई बड़ी घटना होगी, आपको दुनिया को जवाब देना पड़ेगा कि ये युद्ध क्यों हुआ। भले ही उसकी परिणति आप सही बोले या गलत बोले, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। मैं एक उदाहरण बताऊं, इराक पे अमेरिका ने हमला किया, सद्दाम हुसैन की सरकार थी, और उस सरकार को उन्होंने मटिया मेट कर दिया। वो अच्छी सरकार थी, बुरी सरकार थी, वो जैसी भी सरकार थी, दुनिया का कोई कोतवाल नहीं है बेटा जो ये फैसला करे कि यहाँ की आपकी सरकार ठीक है, आपकी सरकार गलत है। सद्दाम हुसैन जो कुछ कर रहे थे वो उनकी आंतरिक व्यवस्था थी, आंतरिक असुविधा थी, आंतरिक समस्या थी। लेकिन अमेरिका ने सद्दाम हुसैन पे हमला किया, इराक पे हमला किया। तर्क क्या दिया? थोड़ा सा बेटा समझने का प्रयास करते हैं, सिनेरियो थोड़ा बड़ा लेते हैं ताकि आपको समझ में आए।
तर्क ये था कि उनके पास महाविनाशक हथियार हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो एक कहानी गढ़ी गई ना बेटा, सही करने के लिए, गलत करने के लिए कहानी तो गढ़नी पड़ती है। अमेरिका ने कहानी गढ़ लिया, इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, पूरे इराक पे अमेरिका का कब्जा हो गया। कोई वेपन मिला आपको, या अमेरिका को कोई वेपन मिला, महाविनाशक हथियार कुछ मिले? कुछ नहीं मिले। लेकिन आज की डेट में अमेरिका से कौन पूछेगा भैया कि जिस नाम पे आपने एक ठीक ठाक देश को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया, आतंकवाद की नर्सरी बना दिया आपने उस देश को, उस पर हमला करने का क्या उद्देश्य था? तो उद्देश्य तो यही था कि आपके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा कि पूरी दुनिया जब भी कुछ करती है, कोई बड़ा युद्ध, कोई बड़ी घटना जब करती है, तो सत्य या असत्य उसका एक आवरण ओढ़ लेती है जो सत्य के आधार पर होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो दुनिया तो पूछेगी ही कि भैया ये 5 करोड़ से अधिक जानें जो चली गई, इस लड़ाई भिड़ाई का क्या उद्देश्य था? तो इसका जवाब तो विजेता लोग दें। हिटलर तो मर ही गए, सुसाइड कर लिए, क्या क्या कर लिए, लेकिन विजेता लोग थे, उनको जवाब देना था पूरी दुनिया को कि आखिरकार ये विश्व युद्ध क्यों हुआ। यह जवाब दिया अमेरिका ने, यूएसए ने, और उसने ये कहा यह जो लड़ाई हुई वो साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई हुई। मुझे लगता है साम्राज्यवाद का अर्थ आप समझते हैं, जो दूसरे की जमीनों पर कब्जा करे, दूसरे के इलाकों पर कब्जा करे, वही साम्राज्यवाद है। तो अमेरिका ने कहा कि ये जो लड़ाई हुई वो साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ाई हुई, हम एकजुट होकर साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़े। तो जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ा प्रश्न तो उठ जाएगा कि आपका जो सबसे बड़ा सहयोगी है ब्रिटेन, वो तो खुद ही बहुत बड़ा साम्राज्यवादी है। उससे बड़ा साम्राज्यवादी कौन है? आधी दुनिया पे कब्जा किया हुआ। तो जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं ये खुसुर फुसुर तो होगी ही भैया, कि आप किसी की जमीन कब्जा किए हैं और दूसरे की जमीन पे पंचायत करने गए हैं, तो आपके पास कोई नैतिकता है? तो जाहिर सी बात, ये प्रश्न तो उठा ही, और अमेरिका ने भी लगे हाथ ब्रिटेन को समझा दिया कि वक्त बीत चुका है, अब ये नया जमाना है, और इस जमाने में अब आपको उन देशों को खाली करना ही पड़ेगा। और आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया से, अफ्रीका से, लैटिन अमेरिका से 50 राष्ट्र स्वतंत्र हुए। कोई 1-2 राष्ट्र स्वतंत्र नहीं हुए बेटा। और ये जो स्वतंत्र हुए उसके पीछे कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध की वो भूमिका थी। अब साम्राज्यवाद का सिस्टम खत्म हो रहा था, साम्राज्यवाद की व्यवस्था खत्म हो रही थी, अब तो खत्म होना ही था। उसी बयार में, उसी लहर में हम लोग भी स्वतंत्र हो गए, और होना ही था। तो ऐसा नहीं है बेटा कि विश्व युद्ध ने भारत पे कोई प्रत्यक्ष असर छोड़ा, लेकिन अप्रत्यक्ष असर तो छोड़ ही दिया, और दुनिया के कई राष्ट्र स्वतंत्र हो गए, और साम्राज्यवाद का दौर अब धीरे धीरे समाप्त होने लगा था। जरा भारत का रुख करें तो क्या परिणति हो गई। मैंने बार बार आपको आगाह किया है, बार बार बताया कि ब्रिटेन एक बहुत छोटा सा देश है, आज भी है, तब भी था। लगभग 6.25 करोड़ की जनसंख्या है आज की डेट में, 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का उसका एरिया है। ये पूरे विश्व में लड़ाई लड़ेंगे, विश्व युद्ध करेंगे, इनकी औकात थी, इनकी क्षमता थी। भारत तब भी बड़ा था, भारत आज भी बड़ा है, और भारत पे इनका कब्जा था। तो भारत एक सोर्स मिल गया, इनको रिसोर्स मिल गया, जहां से सैनिकों को उठाइए और दुनिया के विभिन्न मोर्चों पे लड़ा दीजिए। हम तब भी अपने नमक की कीमत चुकाते थे, हमेशा चुकाते थे, हमारी आदत थी। हम अंग्रेजों की ओर से जहां भी लड़ते थे अपने जान की बाजी लगा देते थे। अभी आपने देखा कि विगत कुछ वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के विभिन्न देशों की यात्राएं किए, उसमें जगह जगह जाके वो भारतीय शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। तो आपको ये नहीं लगता कि हमारे लोग कनाडा में जाके कहाँ मर गए, हमारे लोग इजराइल में कैसे जाके मर गए? ये सब अंग्रेजों की करामात थी कि हम भारतीयों को ले जाते थे। तो लगभग 20 लाख से अधिक सैनिकों की आवश्यकता पड़ गई, और ब्रिटेन के बस का नहीं था वो इतने सैनिकों को मैनेज करें, इसलिए इस विश्व युद्ध में भारत की जरूरत थी। सबसे मजेदार बात यह हुई कि 1939 में जब विश्व युद्ध शुरू हुआ तो भारत तो उनके गुलाम था।
उन्होंने बिना भारतीय नेताओं से राय मशवरा लिए, बिना भारतीयों को भरोसे में लिए भारत को भी विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। यह वह दौर था बेटा जिसमें हिटलर बहुत ताकतवर था। हिटलर के नाम से सरकारें कांपती थी, और इस विश्व युद्ध में भारत को शामिल कर लिया तो भारत पे तो एक नई आफत आ गई कि कहीं हिटलर का कहर हम न झेलें, और अगर हिटलर का कहर हम झेलते तो अंग्रेज हमें बचा लेते, वो अपनी जान बचाएं। तो भारत को पचड़े में डाल दिया अंग्रेजों ने इस विश्व युद्ध में भारत को शामिल करके, यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने ऑफिशियली भारत को शामिल कर लिया। हिटलर भी नाराज हो गए, जाहिर सी बात है। लेकिन भारतीयों को एक मौका मिल गया कि अब यही सही वक्त है कि इनसे जान छुड़ा लेना है, और इनसे भी जान बचेगी, हिटलर से भी जान बचेगी। और भारतीयों ने कहा कि भैया इस विश्व युद्ध में हम आपको सहयोग नहीं देंगे। समस्या अब गंभीर होना शुरू हो गई, और अंग्रेजों के साथ समस्या ये हो गई कि आगे कुआं और पीछे खाई वाली हालत हो गई। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिलिथगो को यह पता चल गया कि अगर भारतीयों का सहयोग नहीं मिला तो इस विश्व युद्ध में हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। इसलिए लॉर्ड लिलिथगो ने अगस्त में, यानी 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। और इसमें ऑफिशियली, आधिकारिक रूप से उन्होंने पहली बार यह स्वीकार कर लिया कि हाँ, भारतीयों के पास उनका खुद का संविधान होगा। चर्चा होती रही, समस्या बनी रही, भारत युद्ध में शामिल रहा, लेकिन भारतीयों की मांग रही इस विश्व युद्ध से हमारा कोई लेना देना नहीं, आप समझिए, हिटलर समझे। तो एक समस्या तो बेटा बनी हुई थी। इस समस्या के समाधान के लिए भारत में 22 मार्च 1942 को एक मिशन भेजा गया, जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। वो कॉमन सभा के नेता थे स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा गया कि भाई आइए, भारतीयों से बातचीत करके समस्या का समाधान निपटाइए। स्टैफर्ड क्रिप्स तमाम भारतीय नेताओं से बातचीत किए और बातचीत करके एक समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश किया कि भाई इस विश्व युद्ध में आप हमें सहयोग करिए और हम आपको संविधान बनाने की अनुमति देंगे, लेकिन शर्त यह है कि विश्व युद्ध जब हम जीत जाएंगे तब ऐसा करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जैसे उन्होंने ये कहा कि जैसे विश्व युद्ध समाप्त होगा हम आपको संविधान बनाने की अनुमति देंगे, हंसी के ठहाके लग गए। स्टैफर्ड क्रिप्स ये समझ ही नहीं पाए कि मामला क्या है, भाई ऐसा क्या हमने बोल दिया। तो किसी ने कहा बीच में से कि सपना कहां से देख लिए कि विश्व युद्ध आप जीत रहे हैं, हिटलर को हरा कौन रहा है। और इसीलिए आपको पता है कि गांधी जी ने फिर एक स्टेटमेंट दिया था क्रिप्स मिशन के बारे में कि दिस इज पोस्ट डेटेड चेक, विश्व युद्ध की परिणत अभी हुई नहीं, विश्व युद्ध में कौन जीतेगा कौन हारेगा यह भी क्लियर नहीं, लेकिन उस समय यह लग तो रहा ही था कि हिटलर जीत जाएगा, और ये कह रहे हैं कि विश्व युद्ध जब हम जीतेंगे तो आपको संविधान बनाने की अनुमति देंगे। बहरहाल क्रिप्स मिशन फेल हो गया, उसकी बातों को नहीं माना गया, और गांधी जी ने बंबई ग्वालियर टैंक मैदान से एक नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। खैर इस नारे से अंग्रेज भारत छोड़ नहीं दिए, लेकिन भारतीयों ने अपना विरोध बता दिया कि भैया इस विश्व युद्ध से हमारा कोई लेना देना नहीं है, भारत को इसमें आपने बेवजह घसीटा है। और उधर सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग एक दूसरे रास्ते को अपना के हिटलर या उनके सहयोगियों से संपर्क करके बताने की कोशिश किया कि भारत की परेशानी को समझिए, इस विश्व युद्ध में भारतीय आपके खिलाफ बिल्कुल नहीं है, वो हमारी मजबूरी है। खैर हमने कन्विंस भी किया होगा। क्रिप्स मिशन फेल हो गया, लेकिन हुआ वही जो क्रिप्स मिशन ने बात किया। 1945 में जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त हुआ, वैसे क्रिप्स मिशन ने जो बातें कही थी अब उसको लागू करने की बेला हो गई। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आ गया, और इस कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो उसमें इंडियन सेक्रेटरी थे, भारत सचिव थे, या भारत मंत्री कह लें, वो अध्यक्षता कर रहे थे। स्टैफर्ड क्रिप्स भी इसमें थे, जिसमें व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। इसमें एवी अलेक्जेंडर थे तीसरे, जो नौसेना के मंत्री थे। ये 3 लोग भारत आए, और ब्रिटेन की सरकार ने उनको इसीलिए भेजा कि भारत में जाइए और भारत में बातचीत करिए नेताओं से, और अब ये निर्धारित तो कर ही लीजिए
कि भारत का संविधान कैसे बनेगा। तो ध्यान रखना, भारत की जो भी संविधान सभा बनी, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो बनाई गई, वो सब कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार बना। हाँ, एक बात बड़ी मजेदार बात है कि कैबिनेट मिशन ने इस बार कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया। इसने भारत के सभी वर्ग, सभी संप्रदाय, सभी नेताओं से बातचीत करके एक सर्वमान्य सिद्धांत निकालने की कोशिश किया, ताकि सारे भारतीय इस पे सहमत हो जाएं और अपना संविधान बनाएं और अपना देश चलाएं और हम भारत को स्वतंत्र करें। तो कैबिनेट मिशन ने बड़ी लंबी चर्चा की, लंबी बातचीत हुई, और मुस्लिम लीग भी थी, कांग्रेस भी थी, तमाम छोटे छोटे अन्य दल भी थे। सारे लोग मिलजुल के ये फैसला कर लिए कि हाँ भाई, हाँ, जो कैबिनेट मिशन कह रहा है वो बातें मान ली जाएगी। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बेटा, एक बड़ी गंभीर पेच है। बड़ा अच्छा लगा कि यूट्यूब पे हमारे ढेर सारे जो मित्र हैं पाकिस्तान से हमें देखते हैं, तो उनको भी ढेर सारी बधाइयां। और हम कोशिश करेंगे कि आप ये समझें कि आखिर भारत का विभाजन क्यों हुआ। और एक चीज और इसमें पेच छुपी है, जिसको हम लोग ये भी समझेंगे कि आज भी भारत और पाकिस्तान को एक होने की संवैधानिक रास्ता उपलब्ध है। ये अलग बात है कि हमारे मनों में खोट है, हमारे मनों में परेशानियां हैं, हम अलग अलग धर्मों के लोग हैं, हमारी सोच अलग अलग है, लेकिन उस सब के बावजूद भी कैबिनेट मिशन की योजना ने अभी एक जगह छोड़ी है, जिस जगह से अभी भी भारत और पाकिस्तान एक हो सकते हैं, अगर होना चाहे भविष्य में। तो आज देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैबिनेट मिशन की योजना ने क्या गुल खिलाया। जरा इसको समझिए। कैबिनेट मिशन की योजना ने भारतीय नेताओं से बातचीत करके यह निर्धारित किया कि एक संविधान सभा का निर्वाचन होगा, जो संविधान सभा भारत के संविधान को बनाएगी, और यह मान लिया जाएगा कि यह संविधान भारत के लोगों ने बनाया। तो यह निर्धारित किया गया कि भारत के उस समय की जो भी जनसंख्या रही होगी, उसके हिसाब से निर्धारित किया गया कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा के एक सदस्य का निर्वाचन होगा। यानी जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया गया वो 10 लाख पर 1 के हिसाब से दिया गया। जनगणना उस समय हो रही थी भारत में, तो आंकड़ा था कि भारत की कितनी जनसंख्या है, तो कहा गया 10 लाख की जनसंख्या पे संविधान सभा के एक सदस्य का चुनाव होगा। साथ में यह भी कहा गया कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष जनता द्वारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका कारण था कि प्रत्यक्ष चुनाव करा पाना उसमें बड़ी टेढ़ी खीर थी। आज की डेट में चुनाव करा पाना कितना आसान है, आप देख ही रहे हैं। उस जमाने में ना हमारे पास कम्युनिकेशन था, ना हमारे पास सड़कें थी, ना हमारे पास पहुंच थी, तो प्रत्यक्ष चुनाव करा पाना संभव नहीं था। इसलिए कैबिनेट मिशन ने कहा कि प्रांतों की जो विधानसभाएं हैं उन्हीं का प्रयोग करेंगे हम लोग संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए। यानी संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए प्रांतीय जो परिषदें होंगी, यानी प्रांतों में जो परिषद बनाई जाती थी, यानी प्रांतीय जो परिषदें होंगी वही निर्वाचक मंडल के रूप में काम करेंगी। आज शेयर करते रहिए मित्र, हम आपसे बात करेंगे, अभी पूरा डायग्राम आज आपको समझाना है। तो कहा गया कि जो प्रांतीय परिषदें होंगी वो निर्वाचक मंडल के रूप में प्रयुक्त की जाएंगी, और यही लोग संविधान के सभा के सदस्यों को चुनेंगे, और हम मान लेंगे कि संविधान के सभा के सदस्यों का निर्वाचन भारतीयों ने किया। अब थोड़ा सा देखिए उस समय भारत का जो पूरा मामला था वो कैसा था, तो आप समझ पाएंगे। उस समय भारत कम से कम 3 भागों में तो बटा ही था। एक जिसको हम लोग कहते हैं ब्रिटिश भारत, तो उस समय कुल हमारे कितने हो गए थे बेटा? 11 प्रांत हो चुके थे। तो 11 प्रांत जो थे वो ब्रिटिश भारत में थे। तो ब्रिटिश भारत से 10 लाख पे 1 के हिसाब से जब निर्धारित किया गया तो संख्या आई 292। इसके अलावा 4 रीजन ऐसे थे जिनको हम लोग कहते थे मुख्य आयुक्त के प्रांत या चीफ कमिश्नरी प्रांत। ये भी अंग्रेजों के ही अधीन था। चीफ कमिश्नरी प्रांत,
इनकी संख्या 4 थी, चारों को एक एक स्थान दे दिया गया, यानी संविधान सभा के 4। तीसरा एक इलाका था जिसको हम लोग कहते थे देसी रियासतें। तो देशी रियासतों में जनसंख्या रहती होगी, और वो जनसंख्या के हिसाब से जब निर्धारित किया गया 10 लाख पे एक के हिसाब से, तो इनको मिला 93। तो 292, 4 और 93, यानी ये हुआ कि संविधान सभा के लिए कुल सदस्य जो आएंगे वो आएंगे 389। ये 389 लोग ही भारत के संविधान का निर्माण करेंगे। लेकिन इसमें एक पेच हो गई बेटा, यानी आप देख रहे हैं कि ये 292 और ये 4, 296 अंग्रेजों के अधीन थे। देसी रियासतें 562 देसी रियासतें थी, जहां निर्धारित किया गया कि भाई जनसंख्या के हिसाब से 93, कुछ छोटी रियासतें थी, कुछ बड़ी रियासतें थी। अब थोड़ा सा आप कैबिनेट मिशन की पेज को जरा समझिए, और हम प्रयास करेंगे कि आज आपको हम समझा के क्लास को समाप्त करें। उन्होंने किया क्या बेटा, जरा वो समझिए। कैबिनेट मिशन ने यह निर्धारित किया कि संविधान सभा के जो सदस्यों को चुना जाएगा, यानी जो निर्वाचक मंडल होगा, उसको 3 श्रेणियों में बांटा जाएगा। यानी संविधान सभा के चुनने के लिए जो निर्वाचक मंडल होगा वो कौन होगा, प्रांतीय परिषदें थी। तो कहा गया कि इसमें जो मतदाता होंगे उनकी 3 श्रेणियां होंगी। एक साधारण मतदाता, ध्यान रखना हिंदू मतदाता नहीं कहा गया। दूसरा मुस्लिम मतदाता, और तीसरे को कहा गया सिख, क्योंकि पंजाब भी इसमें था तो ये भी शामिल कर लिया गया। यानी निर्वाचक मंडल में जो मतदाता थे उनको 3 श्रेणियों में बांट लिया गया। यहां तक क्लियर हो गया। अब जरा देखिए सबसे मजेदार बात जो आपको समझना है बेटा, जो ब्रिटिश प्रांत थे उनकी संख्या कितनी थी बेटा, 11। और इन्हीं के लिए जो संख्या निर्धारित की गई संविधान सभा में 292। यहां क्या पेंच हुई, जरा वो समझने की कोशिश करिए। हर प्रांत में हिंदू मुसलमानों की संख्या अलग अलग थी। पंजाब में सिखों की संख्या थी। तो ये कैबिनेट मिशन ने यह निर्धारित किया कि भाई सबको सही मात्रा में प्रतिनिधित्व दिया जाए, इसलिए 11 प्रांतों को उन लोगों ने 3 वर्गों में बांट दिया। जरा ध्यान से देखिएगा। एक कहा गया क वर्ग, यानी इसमें कुल 6 प्रांतों को रखा। क वर्ग में कितने प्रांतों को रखा, 6 प्रांतों को। दूसरा ख वर्ग, ख वर्ग में भी कुछ प्रांत रखे गए, तो इसमें रखा गया कितना, 3 प्रांत। अभी मैं सबका नाम बताता हूं। फिर एक वर्ग बनाया गया ग वर्ग, जिसमें रखा गया कितना, 2 प्रांत। यानी संविधान सभा ने यह निर्धारित किया कि ब्रिटिश जो 11 प्रांत होंगे, जिससे 292 लोग चुने जाएंगे, उनको 3 वर्गों में बांटा जाएगा। हर वर्ग को 292 में से कुछ सीटें आवंटित की गई। इनको आवंटित की गई 187, 292 में से। क्लियर है बेटा, दिमाग में रखिए। ख वर्ग को स्थान दिया गया 35, 292 में से। ग वर्ग को स्थान दिया गया 70, अगर आप जोड़ेंगे तो 292 होगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों किया कैबिनेट मिशन ने, तो जरा समझिए। क वर्ग के प्रांत कौन कौन से मैं नाम बोल रहा हूं, अगर पेन होगी तो लिख लीजिएगा। क वर्ग में जो 6 प्रांत थे वो मद्रास, बंबई, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत। ख वर्ग में जो 3 प्रांत थे उसमें पंजाब, सिंध, उत्तरी पश्चिमी प्रांत।
ग वर्ग में जो दो प्रांत थे वो बंगाल और असम था। अगर इन प्रांतों को आप देखें, एक बात समझ में आएगी कि क वर्ग में हिंदू मतदाता अधिक थे, ख और ग वर्ग में मुस्लिम मतदाता अधिक थे। इसका अभिप्राय ये नहीं था कि यहां हिंदू नहीं थे, यहां हिंदू नहीं थे, यहां हिंदू नहीं थे, हर जगह हिंदू मुसलमान थे। लेकिन क वर्ग में जो प्रांत थे उनको देख के स्पष्ट हो रहा है कि यहां हिंदू अधिक थे। खैर, हिंदू मतदाताओं लोगों ने नहीं किया, तो उन्होंने क्या किया? अब हिंदू अधिक थे, इसका अभिप्राय ये थोड़ी है कि मुस्लिम नहीं थे, मुस्लिम भी थे। यहां मुस्लिम अधिक थे तो हिंदू भी थे कुछ, यहां भी हिंदू मुसलमान थे। तो उन्होंने क्या किया कि पहले सीटों तो दे दिया, लेकिन सीटों का बंटवारा भी कर दिया। इन्होंने कहा कि 187 में 167 स्थान साधारण मतदाता द्वारा चुने जाएंगे और 20 मतदाता जो चुने जाएंगे, यानी 20 जो सदस्य चुने जाएंगे मुस्लिम मतदाता द्वारा चुने। या ध्यान से देखना होता, क वर्ग में 292 में से 187 स्थान निर्धारित किया गया। कहा गया कि 167 जो संविधान सभा के सदस्य हैं उनको साधारण मतदाता चुनेंगे, संविधान सभा के 20 सदस्यों को मुस्लिम मतदाता चुनेंगे। अब गौर से देखें तो यहां हिंदू अधिक है, यहां मुस्लिम कम है। अब यहां देखिए, 35 में से 9 साधारण मतदाता, 22 मुस्लिम मतदाता और 4 स्थान दिया गया सिखों को। चूंकि पंजाब भी इसमें था, मैंने बोला था ना, इसमें पंजाब सिंध था, पंजाब था और उत्तरी पश्चिमी प्रांत था। क्लियर है? तो जरा सा देखने की कोशिश करिए, ये पूरा मामला है। अब जरा इधर आइए, दो प्रांत, इसमें कौन कौन था? इसमें बंगाल और असम था। इसमें 34 साधारण और 36 मुस्लिम। इसी को देखें तो मैं कैबिनेट मिशन की सारी योजना को आपको समझा पाऊंगा। थोड़ा फिर से देखिए, ब्रिटिश 11 प्रांत थे, इसमें 292 सदस्यों को निर्धारित किया गया। 11 प्रांतों को 3 वर्गों में बांटा गया। क वर्ग में 6 प्रांत रखे गए, ख वर्ग में 3 प्रांत रखे गए, ग वर्ग में 2 प्रांत रखे गए। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों किया गया, तो पहले तो इसको देख लीजिए, हम बताते हैं ऐसा क्यों किया गया। क वर्ग को 187 स्थान दिया गया संविधान सभा में, जिसमें 167 साधारण मतदाता द्वारा चुने जाएंगे और 20 मुस्लिम मतदाता द्वारा। ख वर्ग में 3 प्रांत, 35 स्थान, 9 साधारण, 22 मुस्लिम, 4 सिख। ग वर्ग में कुल संविधान सभा के 70 लोग चुने जाएंगे, 34 को साधारण मतदाता चुनेंगे, 36 को मुस्लिम। अगर आप गौर से देखें, यहाँ हिंदू मतदाता अधिक है, यहाँ मुस्लिम मतदाता अधिक है, यहाँ मुस्लिम मतदाता अधिक है, तो उन्होंने बांट लिया। ये क्लियर हो गया मुझे लगता है। अब देखिए असली बवाल क्या हुआ। कैबिनेट मिशन ने यह निर्धारित किया कि सबसे पहले प्रांत और वर्ग अपना संविधान बनाएंगे अपने अपने रीजन के लिए। जब ये बन जाएगा तब ये भारत संघ के लिए संविधान बनाएंगे। एक बात मुझे बताइए, क वर्ग अपने प्रांत और अपने लिए जब संविधान बनाता तो किसका बोलबाला होता? इनका। ये अपने हिसाब से बनाते। ख वर्ग जब अपना संविधान बनाता अपने वर्गों के लिए, जिसमें मुस्लिम बहुल है, इनका बोलबाला होता। ग वर्ग अगर अपना संविधान बनाता अपने प्रांत और अपने वर्ग के लिए, इसमें भी मुस्लिम अधिक है। फिर आप बताइए कि तीनों लोग इकट्ठे बैठ के संविधान बना पाते? संभव था? गतिरोध हो जाता भाई। तो कैबिनेट मिशन ने कहा कि पहले हर वर्ग, हर राज्य अपना संविधान बना ले, फिर एक साथ बैठ के संघ का संविधान बनाएंगे। बस यही बवाल हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच। पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह मानना था कि वर्ग का संविधान अनिवार्य नहीं है, यह वैकल्पिक है। जिन्ना का कहना था कि पहले वर्ग का संविधान बनेगा, उसके बाद ही भारत का संविधान बनेगा। पेच आप समझ रहे हैं? अगर वर्ग का संविधान पहले बन गया तो भारत का संविधान तो बनेगा नहीं। अरे एक राय हो ही नहीं पाएंगे।
इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह जोर था कि नहीं नहीं, वर्ग का संविधान न बने, पूरे भारत का संविधान इकट्ठे बन जाए। बस इसी पे गतिरोध हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना के बीच में। बात इतनी बढ़ गई कि ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में स्टैफर्ड क्रिप्स से प्रश्न पूछ लिया गया कि मिस्टर क्रिप्स, ये बताइए कि भारत में आप गए और भारतीय नेताओं से जो बातचीत किया उसमें क्या निष्कर्ष निकला? भारत में तो बवाल हो गया। पंडित जी कह रहे हैं कि वर्ग का संविधान बनना अनिवार्य नहीं है, मन होगा तो बनेगा, मन होगा तो नहीं बनेगा। जिन्ना का कहना है कि वर्ग का संविधान बनना अनिवार्य है। स्टैफर्ड क्रिप्स ब्रिटेन की संसद में खड़े होते हैं और एक शब्द बोलते हैं कि वर्ग का संविधान बनना अनिवार्य है, और देश बट गया। क वर्ग से भारत बना, ख और ग वर्ग से पाकिस्तान बना। आपको पता है कि दो पाकिस्तान बना था, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान बाद में बांग्लादेश के रूप में बना। तो ये कैबिनेट मिशन की योजना ही देश के विभाजन के लिए कहीं ना कहीं उत्तरदायी हो गई। और मैंने ये प्रयास किया कि आपको मैं समझाने की कोशिश करूं, तो कहीं ना कहीं कैबिनेट मिशन की योजना में ही क वर्ग ने अपना संविधान बना लिया, ख और ग वर्ग एक साथ मिलकर संविधान बना लिया। ये बन गए भारत और ये बन गए पाकिस्तान। लेकिन एक चीज ध्यान दे रहे हैं मित्र, अभी कैबिनेट मिशन की एक शर्त तो बाकी है कि अगर ये दोनों चाहें तो फिर से मिलके एक भारत संघ का संविधान बना सकते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अभी भी संघ बनने की संभावना छुपी हुई है कैबिनेट मिशन की योजना में। मुझे लगता है कि बात कुछ समझ में आई होगी आपको। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए। अगर ये वीडियो छूट गया हो तो यूट्यूब पे जाइएगा, मैं अपलोड कर दूंगा। और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। तैयारी करते रहिए, हम समय समय पे आके आपसे बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। ढेर सारा धन्यवाद।